और कमोडिटीज लाइव में आज हमारा जो फोकस है वो रहने वाला है सोने पर। जी हां, सोने ने खुद को भी कंफ्यूज कर लिया है और इसमें पैसा लगाने वालों को, ट्रेडर्स और निवेशकों को भी कंफ्यूज कर दिया है। तो आखिर क्यों है इतना कंफ्यूजन, सोना क्यों है इतना कंफ्यूज्ड, आज हम ये गुत्थी सुलझाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, जो कि एक भरोसेमंद पैनल है। आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं, निर्मल बंक के कुणाल शाह हमारा साथ देंगे, और साथ ही गोल्ड की हॉलमार्किंग पर जो दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, कितना इफेक्टिवली इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इन सब की डिटेल्स पर हम बात करेंगे। इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम सोने के प्राइस मूवमेंट पर बात कर लेते हैं। केडिया जी, जरा बताइए हो क्या रहा है? मतलब सोने के लिए बहुत अच्छा मौका था चढ़ने का, जब हमने डॉलर इंडेक्स को 105 के 2 डिकेड के हाई से टूटकर नीचे आते हुए देखा था, 101 के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन सोना बस एक दायरे में ही घूमकर रह गया। एक तरह से मौका उसने गवा दिया। क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं सोना चढ़ पा रहा है? हाँ, डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक थोड़ा पेसिमिस्टिक हो चुका है, क्योंकि जिस ढंग से हमने प्राइजेस को 1870 के करीब जाते हुए देखा तो उम्मीद था कि ये 1890 का लेवल तोड़ के 1900 भी दिखा दे। बट जिस ढंग से बॉन्ड यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में वापस सपोर्ट मिला, बट उससे बड़ा कारण था कि आगे के फेड जो जून और जुलाई में जो मीट रहेंगे, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ाने की बात है, वो थोड़ा पेसिमिस्टिक। बट अच्छी चीज भी है इसके अंदर कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, उसके बावजूद भी टुडे वी आर वेरी वेल अबाउ 1830 1830 के ऊपर मेंटेन। तो आई थिंक मार्केट में जो हमने पहले 1780 1790 तक के भी लेवल टेस्ट होते हुए देखे, अब वो नहीं दिखाई दे रहे। तो लोअर लो का जो फॉर्मेशन था वो अब निकल चुका है। आई थिंक 1810-20 तक का एक सपोर्ट बन जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइसेस को थोड़ा बहुत डिमांड को लेकर सपोर्ट मिलेगा। चाइना भी ओपन हो चुका है। इनफैक्ट अगर एसपीडीआर होल्डिंग की बात करें तो अभी भी फ्लैट है 1070 टन्स के आसपास, जो 9 मई के बाद का हाईएस्ट लेवल अभी तक बना हुआ है। तो आई थिंक ये जो गिरावट है, इसको हम गिरावट का रूप ना लेकर एक कंसोलिडेशन फेज है एक तरह का। तो मुझे लगता है अभी जो नया रेंज बना हुआ रहेगा वो 1815 से लेकर 1890 का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 50,000 के इर्द गिर्द एक अच्छा खासा नया बेस वापस बनते हुए दिख रहा है। पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि प्राइस 50 के नीचे जाता जरूर है, बट सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो आई होप 50 के आसपास का बेस बन जाएगा, और जो अभी जितने भी बड़े फैक्टर्स थे वो सब ले चुका है। बट सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो है इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अपलिफ्ट करता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये फैक्टर्स तो आपने बता दिए। अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। जैसे कि अजय केडिया जी ने कहा, लोअर लोज अब यहाँ पर बनते दिख चुके हैं। लेकिन कुणाल, दिक्कत ये भी है ना कि 51,000 के ऊपर जाता जरूर है, टिकता नहीं है, वो भी एक बड़ी दिक्कत है। तो क्या किया जाए? मतलब अगर किसी को, ट्रेडर्स के लिए पहले तो किस तरह के मौके हैं इस मार्केट में, ये बताइए। और निवेशकों के लिए, जिन्हें हर टाइम लगता है कि अब चलिए बॉटम बन गया, अब यहाँ से खरीदारी शुरू करते हैं, चढ़ जाता है फिर टैंक कर जाता है, तो जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें इन दोनों तरह के निवेशकों के लिए कहाँ कैसे मौके हैं, जरा ये गुत्थी सुलझाइए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी देखिए, गोल्ड अभी फिलहाल गिरने का मेरे हिसाब से एक ही रीज़न है। कल भी फेड चेयरमैन और यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन और पावेल जी की मीटिंग थी। ये दोनों ने एक ही, ये मीटिंग में से जो स्टेटमेंट आया है वो एक ही इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन को घटाना सेंट्रल बैंक्स का नंबर 1 टारगेट है। और इन्फ्लेशन अगर जब घटता है तो सेंटिमेंटली गोल्ड पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। सो आगे जाके फेडरल रिजर्व कड़े स्टेप्स लेगा, और वो कड़े स्टेप्स में शायद इंटरेस्ट रेट हाइक या बॉन्ड परचेज प्रोग्राम को और एग्रेसिव किया जाए, ऐसा इंडिकेशन ये मीटिंग में से आया। और इसी के कारण सोना नीचे जा रहा है। अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन घट रहे तो थोड़ा एडजस्टमेंट आना चाहिए। पर आगे जाके विश्व में अगर ग्रोथ कम होता है, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम होता है, पर सामने ग्रोथ भी कम हो रहा है, तो उसके चलते हुए बड़ी मंदी या बड़ा क्रैश ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो यहाँ से मौजूदा लेवल से और 10 से $15 की मंदी, $1800 होल्ड करना चाहिए, और 10 से $15 की मंदी आ सकती है। इससे ज़्यादा गिरावट मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो मैक्सिमम यहाँ से 50,100 150 तक के लेवल आपको गोल्ड में ट्रेड करने देखने मिल सकते हैं।
बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई क्रैश आ जाएगा या गोल्ड के प्राइसेस 47,000 हो जाएंगे, ऐसा सब सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि अब निवेशकों के लिए भी इन स्तरों पे अक्यूमुलेशन का अच्छा मौका है? जी, निवेशकों के लिए गोल्ड में ये दीज आर गुड लेवल्स, बाय कर सकते हैं आप। ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक तेजी का ही है गोइंग फॉरवर्ड। ये छोटे मोटे करेक्शन या छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे, बट स्ट्रक्चरल व्यू गोल्ड में अभी भी तेजी का ही है। तो हमारे दोनों विशेषज्ञ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब सोने में बहुत ज्यादा मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। $1800 के आसपास यहां बॉटम बन चुका है। घरेलू बाजार में भी अब यहां से आपको खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आपको डिप्स पे खरीद के मौके हैं, और अगर आप निवेशक हैं तब तो हर डिप, हर करेक्शन आपके लिए अक्यूमुलेशन का ही मौका है, क्योंकि यहां से अब स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। $1890 वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे एक लेवल है जिस पर नजर रखनी होगी। ऑफकोर्स 51,000 के पार, 51,100 के पार अब सोने का टिकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि अब सोने में मूव किस तरह का रहेगा, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी तरफ हम आपको लेकर जाना चाहेंगे। गोल्ड हॉलमार्किंग को पूरे देश में फैलाने की जो मुहिम जारी है, उसके दूसरे चरण की आज शुरुआत हो चुकी है। इसकी पूरी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। मेहता सर, अब 288 जिलों पर ये पहुंच चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 32 और जिले इस हॉलमार्किंग की मुहिम में जोड़े गए हैं। मैं ये समझना चाह रही थी कि अब तक जहां जहां इनको लेकर जाया गया है, क्योंकि बड़ी दिक्कतें बताई जा रही थी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, अभी फिलहाल सर इस पर क्या अपडेट है? देखिए, कल तक 31 मई तक 256 जिलों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी था, और 1 जून से, मतलब आज से, ये अब 32 और जिलों में लागू हो गया है। और इनिशियली कुछ दिक्कतें आई थी जब पिछले साल इसे मैंडेटरी हॉलमार्किंग को लागू किया गया था, लेकिन अब ये प्रोसेस और फ्लो बहुत ही स्मूथ है, और बिल्कुल लगभग करीबन 80 लाख से 1 करोड़ ज्वेलरी के पीसेस हर महीने हॉलमार्किंग हो रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत सोच विचार करके 1 जून से 32 और जिलों को इसमें जोड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ आने वाली है। उसी के साथ साथ में सरकार ने, BIS ने 3 और कैटेगरी हॉलमार्किंग में जोड़ दी है। वो है 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट। उसके अलावा 1 जून से और कोई चेंजेस नहीं है। सरकार ने सुझाव जरूर मांगे हैं कि क्या कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ की ज्वेलरी को भी हॉलमार्किंग के दायरे में लाया जाए या नहीं, लेकिन फिलहाल वो 1 जून से नहीं लाया जाएगा। और दूसरा, एक ट्रेसेबिलिटी, डेटा पोर्टेबिलिटी का एक सुझाव सरकार ने दिया है, वो भी 1 जून से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ सुझाव मांगे हैं। वैसे कुछ अफवाहें बाजार में फैल रही हैं जो बिल्कुल निराधार है। आज से सिर्फ 32 और जिलों में हॉलमार्किंग लागू होगा, और 3 और कैटेगरी इसमें जोड़ दी गई है। उसके सिवाय कोई भी चेंजेस नहीं। सर, एक और खबर निकल के आ रही थी, उस पर भी मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूंगी कि ये कितना सत्य है और कितनी अफवाह है कि पहले की तरह हॉलमार्किंग सेंटर को ही डेटा अपलोड करना होगा। सर कितनी सच्चाई है इस बात में? बस सिर्फ पहले भी हॉलमार्किंग सेंटर ही डेटा अपलोड करते थे, और अब भी हॉलमार्किंग सेंटर को ही डेटा अपलोड करना है। किसी भी मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को कहीं पर कोई भी डेटा अपलोड नहीं करना है ज्वेलरी के पीस का। इसलिए इसमें कोई भी, ये बिल्कुल अफवाह है, जैसे आप सही फरमा रहे हैं। अफवाहों का बाजार हॉलमार्किंग को लेके, कुछ ज्वेलर जो जानकारी नहीं रखते वो उसका अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं है। आज भी हॉलमार्किंग सेंटर को ही डेटा अपलोड करना है और किसी को नहीं करना। सर, एक और चीज पूछनी थी सर। ये आपने जो कहा कि कुंदन, पोल्की, जड़ाऊ, इसकी हॉलमार्किंग पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, तो अगर इसमें कोई भी गोल्ड का एलिमेंट होगा तो जो हॉलमार्किंग होगी सिर्फ उसी पर लागू होगी? देखिए, आज भी कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ की ज्वेलरी को हॉलमार्किंग किया जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो सरकार ने सिर्फ सुझाव मांगे हैं कि इसे ऑप्शनल की जगह क्या मैंडेटरी किया जा सकता है या नहीं, और इसीलिए कई जो स्टेक होल्डर्स हैं, कई संगठनों से सुझाव मांगे। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली सरकार 3 लाख ज्वेलर का नहीं, बल्कि 135 करोड़ जनसंख्या के बारे में के हित में निर्णय लेगी। और यदि कस्टमर के हित के अंदर कुंदन, पोल्की, जड़ाऊ को ऐड करना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती। सर, एक आखिरी चीज, अभी भी
अर्बन सेंटर्स में, बड़े बड़े शहरों में तो इस बात की अवेयरनेस है कि जो ग्राहक है वो सामने से हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन जब हम जिलों की, कस्बों की, गांवों की बात करते हैं, यहाँ पर अवेयरनेस अभी भी पहुंचना बाकी है। और ये 32 जिले ऐड हुए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे होगी, हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं, कहीं उसकी रिगिंग हुई है कि नहीं? सर, इसके लिए किन 2-4 बातों का हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए जो बतौर ग्राहक इन ज्वेलरी सेंटर्स पर जाएं खरीदारी के लिए? देखिए, आप कहीं पर भी ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सबसे पहले तो आप बिल जरूर लें। आप बिना बिल के ज्वेलरी बिल्कुल ना खरीदें। साथ में हर ज्वेलरी के पीस, जिस 288 जिलों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, वहां पर हर ज्वेलरी के पीस पे एक HUID नंबर है। आप BIS के पोर्टल पे जाके उस नंबर को यदि आप वहां पर एंटर करते हैं तो आपको ये बिल पूरी उसकी ज्वेलरी की हिस्ट्री शीट मिलती है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन था, इसमें प्योरिटी कितनी है। तो ये एक छोटी सी बात जो कस्टमर है उनको ध्यान रखनी है। वैसे ज्वेलर इन 288 डिस्ट्रिक्ट में बिना हॉलमार्किंग वाला माल बेच ही नहीं सकते। इसलिए यदि आपके पास इनवॉइस है तो वो सफिशिएंट एविडेंस है कि आपने हॉलमार्किंग वाली ही ज्वेलरी खरीदी है। लेकिन एडिशनली आप BIS के पोर्टल पे जाके HUID नंबर डालकर आप अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी डिटेल, हॉलमार्किंग से जुड़ी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। गोल्ड पर तो हमने हमारे एक्सपर्ट से व्यू ले लिया था। केडिया जी, सिल्वर पर आपका व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि सिल्वर में भी क्लैरिटी नहीं है। बीच में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी थी, सोने के साथ साथ भाग गया था ये भी, लेकिन फिर से 2-2.5 हफ्ते के लोस पर आ गया है। क्या किया जाए आज सिल्वर में? बिल्कुल, चांदी काफी इंपॉर्टेंट जंजर पे है, बिकॉज हमने इंटरनेशनल में 2-3 बार ऐसा देखा है कि $22 के ऊपर प्राइसेस निकलती है और 22 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। थोड़ा चैलेंजिंग है। गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी अच्छा एक इंडिकेटर है जहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि आगे जाके चांदी में कैसा मूव रहेगा। तो रिसेंटली हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक अच्छा खासा हाई लगाता हुआ दिखाई दिया 89 का, और एक करेक्शन भी दिया। बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जो $21 के नीचे भी नहीं जाएगी चांदी, और ना ही 22-40 का जो रिसेंट हाई है हमने ऑलमोस्ट देखा है, इसी रेंज में रहेगा। बेस मेटल में जिस ढंग से रिकवरी दिख रही है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन का एक आगाज देती है, बिकॉज चाइना मार्केट अब 1 तारीख से ओपन हो गया है। तो कहीं ना कहीं चांदी को भी उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखेगा। बट मुझे समझ में आता है कि डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम चांदी देखें तो करीबन 59-59,500 का एक बेस बन गया है और 62,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस। 62,500 के ऊपर ही मार्केट फिर से 68,000 तक का लेवल दिखा देगा। इन ऑल, जैसे कुणाल जी ने भी कहा कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। छोटी जो तेजी मंदी ये हो रही, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपका व्यू 3-4-6 महीने का लेके चलते हैं तो डेफिनेटली सोना और चांदी, जिस ढंग से इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कंसर्न्स बने हुए हैं, ये दोनों को सपोर्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट अगले 15-20 दिन, महीने भर में एक दायरे में ही है, बट ओवरऑल थोड़ा लंबा व्यू लेकर बाय करके चलिए।